आज हम लोग कैपेसिटर्स में जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो जितने टॉपिक्स हो गए उसमें से कुछ रिमेनिंग बचा है, उसको मैं आज स्टार्ट करता हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं फिर से तो चलिए नोटबुक निकालिए और आर्टिकल का नाम डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते थे सीरीज और पैरेलल। उसी तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस यहाँ कैपेसिटर्स का करने वाले हैं। देखिए जो कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट होता है, देयर आर टू टाइप्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी जो कैपेसिटर्स है इनको अगर हम कंबाइंड करें, कनेक्ट करें, तो हम टू वेज में कनेक्शन देते हैं। उनको आपस में या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डाला क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप जरा सुनिए, हमने ले लिया है कैपेसिटर को। जब हम लोग सर्किट सिंबल बनाते हैं तो टू पैरेलल प्लेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे दो लाइन बना दीजिए पैरेलल में। ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे थर्ड हो गया। आप मोर देन 3 भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 3 की आदत होती है हम लोगों की लिखने की। तो C1, C2, C3, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक हम लोग बैटरी या सेल कनेक्ट करेंगे जो इनको चार्ज अवेलेबल कराएगा। स्विच भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है की। ये हमारा चार्ज प्रोवाइड करने वाला सर्किट तैयार हो गया। सबसे पहली चीज़, आप सीरीज कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस के नेटवर्क क्वेश्चन आप लोगों ने 10th में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, एक दो, कि सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन दिया जाता था, फिर नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता था। वैसे यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने होंगे आपको। तो हमें पहचानना भी चाहिए कि सीरीज कैसा होता है और पैरेलल कैसा। सीरीज में बहुत आसान सा है, आप समझ लीजिएगा कि किसी स्ट्रेट रोड पे आपको पार होना है, बीच बीच में ये ब्रिज हैं, उनको बस निकलते चले जाना है। तो अगर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा तो उसे हम सीरीज कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला डेवलप करना है। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में जैसा सीखा होगा, इसलिए मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ बार बार। वहाँ पर जब हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस अप्लाई करते थे तो करंट सेम रहती थी और पोटेंशियल अलग अलग होता था। अगर याद है, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ भी कैपेसिटर में करंट के जगह पर यहाँ करंट ना होकर के हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चार्ज सेम होगा। जैसे वहाँ करंट सेम होती थी वैसे चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल वहाँ भी अलग अलग होता था, पोटेंशियल यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। टोटल पोटेंशियल लेकिन मिलाओगे तो वो सेल से ही तो मिल रहा है। तो इन तीनों का जो अलग अलग पोटेंशियल होगा उनका नेट वैल्यू किससे बनी है? जो सेल या बैटरी लगाई उससे। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। हमने एक रिलेशन आपको पिछले टर्म पर सिखाया था, Q = CV। ये चार्ज, कैपेसिटी और पोटेंशियल को रिलेट करता है। इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। अगर फर्स्ट कैपेसिटर पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, देखो, तो हम कह सकते हैं C1 क्या बनेगा, Q/V1। Q अलग अलग नहीं लिख सकते हो आप, चार्ज तो सेम ही है तीनों के पास। ठीक है, या हम वोल्टेज की वैल्यू निकालते तो हम ऐसे लिख सकते थे, V1 = Q/C1। ऐसा ही फॉर्मूला हम सेकेंड कैपेसिटर और थर्ड के लिए बनाएंगे। क्या बनेगा देखो, फॉर सेकेंड कैपेसिटर सेकेंड कैपेसिटर के लिए V2 बनाओगे तो क्या बनाओगे, Q/C2। फॉर थर्ड जितने भी आपने लिए होंगे, हमने 3 लिए इसलिए थर्ड तक जा रहे हैं, तो V3 हमारा बनेगा Q/C3। देखो कैपेसिटी अलग अलग हमने कंसीडर की, सबकी डिफरेंट डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। चार्ज सेम होता है सीरीज में, जैसे करंट सेम होती है वैसे ही चार्ज। अब हम नेट वोल्टेज की अगर बात करें, इन पूरे कॉम्बिनेशंस का नेट वोल्टेज,
नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल बैटरी से मिला है V से, उसी के 3 पार्ट्स हुए V1 प्लस V2 प्लस V3। आप यहाँ से V1 V2 की जो वैल्यूज निकाले हो वो पुट करोगे। V1 की वैल्यू है Q बाई C1, V2 की क्या थी Q बाई C2, V3 की Q बाई C3, ये V निकला है। बट हम बार बार बोल रहे हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, होता कि नहीं होता बताओ। तो यहाँ से V निकालो, अगर V निकालो तो क्या बनाओगे आप Q बाई C, और इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाए, यानी इस V की जगह क्या रख सकते हो आप Q बाई C। तो अब देखो Q बाई C इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वहाँ कॉमन हो जाएगा Q की नहीं हो जाएगा पूरे में, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आप देखिए बोथ साइड Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट हमारा बनेगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। नेटवर्क बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कई कैपेसिटर लगे होंगे और हमसे पूछा जाए नेट कैपेसिटी फाइंड करिए, इसी को दूसरा वर्ड हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। अगर निकालनी होगी सीरीज में तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आप सोच रहे हो कि सर रेजिस्टेंस में तो सीरीज में ऐसे आता था आंसर, देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था कि नहीं आता था बताओ। रेजिस्टेंस में इस तरह का आता है सीरीज के लिए, लेकिन कैपेसिटेंस में जैसा रेजिस्टेंस का पैरेलल का आंसर होता था 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1, वैसा यहाँ मतलब यहाँ फॉर्मेट उल्टे हैं। सीरीज का रिजल्ट 1 बाई में आएगा, अभी पैरेलल भी निकालेंगे उसमें उस तरह का आंसर आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस के जो फार्मूले थे सीरीज के जिस स्टाइल में होता है वैसा यहाँ पैरेलल में आता है कैपेसिटेंस में, और जैसा वहाँ पैरेलल था वैसा यहाँ सीरीज में। अभी हम इसमें थोड़ा और बात करेंगे। हमने ये 3 कैपेसिटर्स लिए, अगर सपोज करो n कैपेसिटर्स होते, भाई जरूरी 3 हो तुम्हारे पास क्वेश्चन में 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मैनी मोर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, फॉर n कैपेसिटर। हमने टोटल कैपेसिटर्स कितने ले लिए n, तब ये फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड होकर के कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये कितनी बार तक जाएगा n टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा रिजल्ट। और अगर ये एक ही कैपेसिटी के होते, सेम कैपेसिटी वाले होते, आइडेंटिकल उनको बोलते हैं, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। और हमने उनकी कैपेसिटी ले ली अपनी तरफ से, लेट कैपेसिटी C, कैपेसिटी हमने क्या लेट कर ली C। फिर हम इस जगह पर ध्यान देना, इसमें सफिक्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने नेट को C नाम दिया था। अब हम जब सिंगल की कैपेसिटी C ले रहे हैं और ऐसे n कैपेसिटर सबकी C है, तो फिर इक्विवेलेंट को C सिंबल देना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, तो हमने इक्विवेलेंट के लिए जो सिंबल है उसका नाम थोड़ा चेंज करके क्या लिख दिया C इक्विवेलेंट सफिक्स में। तो अब जरा इस फॉर्मूले में देखिए क्या चेंज आने वाला है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, कितने टाइम्स n टाइम्स हुआ। इसको जब नेट निकालोगे तो आएगा n बाई C, ये C इक्विवेलेंट है, तो हमें इंटरचेंज करना है। तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा C बाई n। ध्यान से इस बात को इसलिए समझिएगा, कभी कभी डायरेक्ट कई एक साथ दिए होंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव में और पूछेगा नेट कैपेसिटी निकालो, सपोज करो 5 होते, सपोज करिए, और सिंगल की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरेड होती, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती 5 होती, और टोटल 5 होते जिनको कनेक्ट करना सीरीज में। तो जो नेट बनेगा नया कॉम्बिनेशन सेट होके आएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी C बाई n, यानी कि 5 बाई 5। सिंगल की कितनी बारी मैंने कितना लेट किया 5, और टोटल कैपेसिटर कितने लिए 5, यानी 5 के और 5 कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाए
तो जो नेट आएगा, नया कैपेसिटर आएगा, उसकी कितनी होगी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। कितनी होगी 1 माइक्रोफैराड। ये डायरेक्ट निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अभी स्टार्टिंग में हम 3 कैपेसिटर ही ले रहे हैं और उनको पैरेलल कंबाइन करेंगे। पैरेलल कैसे अरेंज होता है जरा इसको समझ लीजिएगा। देयर आर 3 कैपेसिटर्स with capacity C1, C2 and C3 are arranged in parallel combination as। ये स्टाइल अगर आपको कहीं मिलता है तो ये पैरेलल होने का मतलब इसका सेंस है, ये पैरेलल में है। इसकी कैपेसिटी को C1, इसको C2, इसको C3 कह दिया। यहाँ पर एक सेल या बैटरी यूज़ करते हैं हम लोग, एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ के लिए। इसका नेट पोटेंशियल हम लोग V रखते हैं जो बैटरी लगाई है, यही यहाँ पहुँचेगा। आपको अगर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट याद होगा 10th का तो आप जल्दी इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर भी नहीं भी याद तो आप सुन लीजिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सीरीज में चार्ज सेम था, वोल्टेज अलग अलग था। यहाँ का वोल्टेज तीनों का सेम होगा, V और V, लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग होगी, Q1, Q2, Q3। यानी टोटल Q चार्ज गया है यहाँ से बैटरी से, और वो 3 पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम इसके लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी उससे मिलती जुलती है, उसी स्टाइल से। देखो रिलेशन हमारा मेन होता है Q = CV। हमने यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें, देखो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के पास चार्ज के अमाउंट की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे Q1 = C1V। V सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। ऐसे ही सेकेंड कैपेसिटर के लिए अगर हम बनाएं तो फिर कहेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर Q2 = C2V। और सिमिलरली फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 C3V। नेट चार्ज भेजा कितना है आपने, अच्छा बताओ नेट चार्ज कितना भेजा था? नेट चार्ज हमने Q भेजा है ना बैटरी से, नेट चार्ज हमने Q भेजा है, वही 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1, Q2 और Q3 हो गया है। यहाँ Q रहने दीजिए, अभी इस Q1 को क्या रख सकते हैं, देखो C1V ये हो जाएगा C2V और ये हो जाएगा C3V। Q = CV होता है ना, बट हमने C को C इक्विवेलेंट बोला है, तो CV = यहाँ V कॉमन ले लो, C1 + C2 + C3। V कैंसिल हो जाएगा आमने सामने, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, तो जो रेजिस्टेंस के रिजल्ट थे, जो रेजिस्टेंस का रिजल्ट सीरीज में होता था, उस तरह का कैपेसिटेंस में पैरेलल में आया है, और जो वहाँ पैरेलल में होता था वो यहाँ पर सीरीज में दिख रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अभी हम वही n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए अगर इसको यूज़ करें तो देखो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, C इक्विवेलेंट चाहिए मुझे और n है पूरे, सबकी कैपेसिटी C लटकी। अब n टाइम्स अब इसको ऐड कर दोगे तो सीधा सीधा क्या हो गया, NC, C इक्विवेलेंट। ये जो दोनों हमने आइडेंटिकल के लिए बनाए, एक बार पैरेलल का और एक सीरीज का, इनका रेशियो करेंगे हम, जरा देखेंगे कि रेशियो क्या बनता है इनका। रेशियो देखिए, हमने सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला है, ये हमारा जो रिजल्ट है वो पैरेलल इक्विवेलेंट है, और इससे पहले हमने सीरीज का निकाला था। इक्विवेलेंट हटा करके मैंने उसका कॉम्बिनेशन के लिए सफिक्स दे दिया है। पैरेलल इक्विवेलेंट को हमने CP और सीरीज के लिए CS लिखा। पैरेलल इक्विवेलेंट हमने जो निकाला था उसका रिजल्ट क्या आया था, NC,
और पीछे हमने जो सीरीज में निकाला था उसका क्या निकला था रिजल्ट, C/n। अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करके देखें तो देखिए C से C कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, तो CP/CS क्या निकला हमारा n²। तो अगर कभी हमें एक साथ कई कैपेसिटर्स आइडेंटिकल गिवन हो और सीरीज और पैरेलल में उनका एडजस्टमेंट शो करना हो, या सीरीज में रिजल्ट गिवन हो पैरेलल निकालना हो, पैरेलल का इक्विवेलेंट गिवन हो सीरीज की वैल्यू निकालनी हो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी तो कॉम्बिनेशन की बात हम लोगों ने की है, अब हम बात करते हैं कि जो कैपेसिटर है, मैंने शुरुआत में जो डेफिनेशन बताई थी आपको कैपेसिटर की, तो हमने कहा था ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है या कह सकते हो एनर्जी स्टोर करता है। हम उस एनर्जी के अमाउंट के लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ये आर्टिकल का नेम है। देखो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बनाना है मुझे। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ से हो रही होती है, अभी मैंने कॉम्बिनेशन में सिखाया था कि हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी से क्या जाता है चार्ज, तो चार्ज जो कैपेसिटर में जा रहा है, इस वजह से बैटरी को एक वर्क डन करना होता है। थैंक यू। एक वर्क डन हमें बैटरी के थ्रू करना होता है, ये वर्क ही हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डेफिनीशन अगर हम बोले कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, तो 1-2 लाइंस में हम पहले थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करेंगे। लिखिए जरा, व्हेन अ कैपेसिटर चार्ज्ड, व्हेन अ कैपेसिटर चार्ज्ड थ्रू द बैटरी, through the battery, then a work will be done. This work is stored in form of energy inside the capacitor। यही जो वर्क डन बैटरी के थ्रू किया जाएगा यही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हमारे पास मोस्टली 2 मेथड्स होते हैं फिजिक्स में, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए यानी कैलकुलस के मेथड से, और एक प्रॉपर नॉर्मल मेथड भी होता है। फिलहाल हम कैलकुलस मेथड से यूज़ करेंगे। हमें वर्क डन चाहिए। जब हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तो एट अ मोमेंट तो पूरा चार्ज स्टोर नहीं हो जाएगा, जाके धीरे धीरे तो जाएगा चार्ज कैपेसिटर के अंदर। तो हम सपोज करते हैं कि छोटा सा वर्क डन हुआ dW, और कब, जब उसमें चार्ज पहुंचा dQ। तो एक रिलेशन था हमारा, वैसे मैं रिलेशन पहले बता दूं, एक फार्मूला हुआ करता था V = W/Q0, याद आ रहा होगा शायद आपको, ये पोटेंशियल में हमने सीखा है। इसी फॉर्मूले से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम वर्क डन का एक स्मॉल अमाउंट लेंगे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उस छोटे अमाउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, dW। ये dW जो है वो Q चार्ज स्टोर करने के, अब एक साथ तो पूरा Q जाएगा नहीं, वो भी स्मॉल पार्ट में लेंगे, लेकिन पोटेंशियल जो बैटरी का है वो तो शुरुआत से लगेगा उतना ही। थोड़ा इस जगह समझिएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है मैंने, लेकिन उसको डिफरेंशियल फॉर्मेट के उसमें। तो अगर W बोले तो Q × V हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन Q की जगह हमने पूरा एक साथ तो दिया नहीं है, dQ करते करते तब जाके Q होगा। देखो शुरुआत में अगर हम पूछें आपसे इनिशियल चार्ज बैटरी का, उसका कैपेसिटर के पास कितना है एकदम स्टार्टिंग में, तो वो चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है। और चार्ज का अमाउंट dQ बढ़ते बढ़ते फाइनली उसके पास कितना चार्ज पहुंचेगा। तो जब लिमिट की बात आएगी
तो इनिशियल लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और कैपेसिटर की फाइनल चार्ज कितना अमाउंट होगा, Q। तो ये लिमिट्स होंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो देखिए हम ये अब टोटल वर्क की बात करें, अगर हम टोटल वर्क या नेटवर्क की अब बात करें हम, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन V और dq। इस तरह से इंटीग्रेशन करते समय या तो हम बाद में प्लस C लगाते हैं कांस्टेंट, या लिमिट्स ले लें शुरुआत से तो और अच्छा रहता है। इसकी चार्ज की लिमिट लेनी है, मैंने आपसे पहले बोला कि चार्ज एकदम इनिशियल चार्ज कैपेसिटर के पास कितना होता है, 0, खाली है भाई। टंकी खाली हो जाती है तब मोटर चलाते हो आप, पानी भरना शुरू होता है और फिर फुल हो जाती है, उसके बाद मोटर चलाते भले रहो, फिर उसमें स्टोर थोड़ा होगा, फिर तो बाहर जाएगा ना। तो यानी ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। तो हम लिमिट्स जब फाइंड करेंगे तो इनिशियल और फाइनल, या कह सकते हो लोअर और अपर, लोअर हो गया 0 और अपर हो गया Q। इसको हमें इंटीग्रेट करना है देखिए, लेकिन V का इंटीग्रेशन तो होना नहीं है चार्ज के रिस्पेक्ट में। हाँ, V के लिए एक फॉर्मूला जरूर है, Q = CV से अगर V पूछे तो Q/C होता कि नहीं होता, बताओ। V को हम अगर चाहें तो Q/C लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्चुअल में, तो हमने V रिप्लेस कर दिया, V को हमने रिप्लेस किया, ध्यान से देखना, Q/C से, और इधर लिखा है dq। ये 1/c एज ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ Q dq। आप लोगों ने इंटीग्रेशन वैसे सीखा होगा मुझे पता है, बट हम अपना काम पूरा करेंगे। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है, पावर रेज कर जाएगी 1 टाइम्स और वही चीज़ डिवाइड में आ जाती है, ऐसा आपने सीखा होगा। n पावर है तो इंटीग्रेशन में कितनी पावर हो जाती है, n+1, और डिवाइड में वही आ जाता है। यहाँ पावर कितनी है, 1, क्योंकि पावर अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, 1 ही तो है, तो 1 पावर है, 1 और इम्प्रूव करेगी तो कितनी हो जाएंगी, 2, और डिवाइड में वही 2 आ जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो बनेगा Q²/2, और जो हमारी लिमिट्स है वो यहाँ लिखी जाएंगी। अब हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। 2 बाहर निकाल दो पहले से, फिर Q को रिप्लेस किया जब Q से तो Q² बना, और फिर 0 से रिप्लेस किया तो क्या बना, 0। ये 2 हमने बाहर लिख दिया है। तो कुल मिला के W = ½ Q²/C निकला। हमने पहले से बोला था कि जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम इसका सिंबल W से हटा करके एनर्जी वाला सिंबल कर दे रहे हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये तैयार हुआ। देखो, अगर कभी कोई न्यूमेरिकल या कहीं कोई टॉपिक ऐसा होगा जहां एनर्जी डिस्कस करने की बात होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हम एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 और फॉर्मेट बनेंगे, सुनिए। ये एनर्जी है इन टर्म ऑफ Q एंड C। अगर हम चाहें तो Q को हटा करके CV पुट कर सकते कि नहीं, बताओ। तो फिर ये फॉर्मूला देखना क्या बनने वाला है, ½ या C²V² आएगा, उसमें से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CV²। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी हो गया। अगर हमें कभी चार्ज ना दिया हो, हमें क्या दिया हो, पोटेंशियल और कैपेसिटी, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यही ज़्यादा यूज़ होगा, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा। बट अगर आप देखो, ये Q और C के फॉर्म में है, ये C और V के फॉर्म में है, एक हम Q और V के फॉर्म में चाहते हैं, यानी C हटाना चाहते हैं। तो C हटाना चाहते हैं तो हम फिर वही फॉर्मूला उठाएंगे। देखो, तो C हटाना है तो क्या लिख दोगे, Q/V। देखो यहाँ रखो, तो ½ Q/V इंटू में V², एक V कैंसिल हो गया, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ½ QV। हमें कभी कभी चार्ज और पोटेंशियल गिवन होगा तो हम फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड। इसको नोट करें, फिर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, नोट करिए इसको। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। कई बार थियोरेटिकली आर्टिकल भी आया है और न्यूमेरिकल में पूछा गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो इसी में एक छोटा पार्ट समझ के आप इसको करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। हम सीखना चाहते हैं कि क्या है एनर्जी डेंसिटी।
ये एक एनर्जी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसलिए साथ में करा दे रहे हैं। न्यूमेरिकल भी आता है और अलग से क्वेश्चन भी आता है। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? जैसे नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। पहले हम नॉर्मल डेंसिटी की बात करें। नॉर्मली डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। लिखते कि नहीं लिखते बताओ? अच्छा, अभी एनर्जी डेंसिटी सीखना चाहता हूं मैं। तो यहाँ हमारा डेंसिटी में वॉल्यूम से ही सेंस है, बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से सुनना। और जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें मैं से, तो देखो एरिया हो गया प्लेट का कितना, A, और सेपरेशन कितना हो गया, D। तो एरिया और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो तो ये वॉल्यूम बना देता है। क्या बना देता है भाई? ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो मीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी एनर्जी डेंसिटी की बात आएगी, ध्यान रखना, तो हमें टोटल एनर्जी में एरिया और डिस्टेंस, सेपरेशन जो प्लेट्स के बिटवीन है, वो डिवाइड में चाहिए होगा। अभी हम हेडिंग तो डाल दिया एनर्जी डेंसिटी, यानी हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए। हमने एक फॉर्मूला अभी सीखा है, वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड। अभी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला सीखा आप लोगों ने, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत आराम से सुनिएगा, जब भी एनर्जी डेंसिटी की बात आपसे करे तो आप एनर्जी स्टोर्ड पहले निकालो। वो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला सीखा था, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। सीखा कि नहीं सीखा बताओ? अभी जस्ट हमने निकलवाया है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U = हाफ CV²। मुझे एनर्जी डेंसिटी चाहिए। पहले एनर्जी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछें हम आपसे, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम एयर कैपेसिटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एयर, जानबूझ के हम मीडियम नहीं ले रहे हैं। काहे फालतू के और लेके चलो, तो बिना के वाला लेते यानी एयर कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, आपको फार्मूला याद होगा, C = ε0 A/d। देखो पिछले वीडियो में हमने कराया भी था, पिछले क्लास में, याद है लास्ट लेक्चर में। ये फार्मूला कहाँ से उठाया मैंने? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का। इससे तो एग्री कर रहे होंगे आप, ये हमने कराया पीछे ना, याद हो तो पेज पलट के देख लो। ये C का फॉर्मूला है, और ये V वॉल्यूम नहीं है, ये V पोटेंशियल है। ये V क्या है? यहाँ V पोटेंशियल है, और पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला E, नहीं उल्टा लिख दिया, क्या था फॉर्मूला? देखो E = V/d था ना, तो V = क्या बन जाएगा? ED। ध्यान से सुनना, C को हम रिप्लेस करने वाले हैं किससे? ε0 A/d से, और V को रिप्लेस करने वाले हैं किससे? E और D से। तो देखिए अब एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? अब हम एनर्जी निकालते हैं। हाफ C की जगह रख दो क्या? ε0 A/d, और V की जगह क्या रख दो? ED, और V का क्या है वहां पर? स्क्वायर है, तो E² D² हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आप इससे एग्री करेंगे? सेटिस्फाइड है इस बात से कि नहीं बताइए? अभी जो कट हो रहा, कट कर लिया जाए। देखो ε0 A और एक D बचेगा कि नहीं बचेगा? A और D हम एक साथ लिख लेंगे, उसको बाद में इधर पास कर दो, तो U/ क्या आ गया? AD आ गया। क्या बना ये? हाफ ε0 E²। और मैंने आपसे बोला था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, AD मतलब क्या? वॉल्यूम है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने सिंबल बदल के स्मॉल u कर दिया, यानी हमने स्मॉल u डिनोट किसको किया? एनर्जी डेंसिटी को। ये जो स्मॉल u हमारा, ये क्या बताएगा हमको? एनर्जी डेंसिटी। हम लोग इस चैप्टर में एनर्जी डेंसिटी का सिंबल क्या यूज करने वाले हैं? स्मॉल u। कैपिटल U एनर्जी है और स्मॉल u एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी U/AD, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? हाफ ε0 E²। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ये मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे ना, तब EM वेव पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है उसमें, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सिखाया आज है, यूज हम लोग करेंगे कई दिन बाद, मैग्नेटिज्म के बाद EM वेव में, इसी फॉर्मूले को। ये इलेक्ट्रो एनर्जी है, क्या है? ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी, वहां फॉर्मूला बताएंगे, और कहो तो बता भी दे रहे हैं, इसके सफिक्स में E लिखा करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और मैग्नेटिज्म के लिए सफिक्स में क्या डाल दिया करेंगे, m, वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी मैग्नेटिज्म की। यहाँ पर अब साइलेंट नॉट चलता है, ध्यान रखिए, वहाँ म्यू नॉट चलता है, कांस्टेंट क्या चलता है, वो जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे से याद रहेगा, अभी बस नाम सुन लो। मैं डायरेक्ट इसलिए सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखा रहा हूँ, इसको जितना अच्छे सीख लोगे मैग्नेटिज्म में उतना जल्दी जल्दी आपको चीज़ें तैयार होंगी। क्यों, फार्मूला सामने देखो, हाफ यहाँ भी हाफ वहाँ भी, यहाँ का कांस्टेंट अब साइलेंट नॉट होता है, वहाँ कांस्टेंट बदल के क्या हो जाता है, म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। तो वहाँ जब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग एनर्जी डेंसिटी का मैग्नेटिज्म में, तो क्या बना, अपने आप बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, अगर सिंबल आपको याद हो जाए खाली बस। तो जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो उसके फॉर्मूले अलग से नहीं याद करने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को सही सीख लेंगे अच्छे से, तो मैग्नेटिज्म में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।